नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस खास पेशकश में हम हर हफ्ते आपको मिलाते हैं बाजार की एक ऐसी आवाज़ से जो आपको मार्गदर्शन देती है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में और किस तरह से आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए, किन किन बारीकियों को समझना चाहिए। निवेश की भाषा को आसान भाषा में आपको समझाने का मकसद होता है इस शो में। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के सीईओ वरुण गुप्ता। वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और वरुण, देखिए, बाजार में तो हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव जमकर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एसआईपी के आंकड़े आ रहे हैं, हर महीना एक नया रिकॉर्ड छूता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कम से कम एसआईपी के जरिए जो निवेश हो रहा है उन निवेशकों में अब तक जोश कम नहीं है, जोश हाई ही दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? देखिए अभी ये बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी जो मार्केट में उतार मतलब जो गिरता हुआ दिख रहा है उसका लार्जली रीजन है क्योंकि एफआईआई सेलिंग हमारा बहुत बढ़ चुका है। और लास्ट 40-45 डेज से एफआईआईज ने कंटिन्यूसली सेल किया है। इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। यूएस में इलेक्शन था, आफ्टर ट्रम्प की विक्ट्री के बाद दे वर एक्सपेक्टिंग अ रैली, तो उधर भी पैसा मूव कर रहा था। पर अभी जैसा कि पर आप अगर देखेंगे तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी काफी स्मार्ट हो चुके हैं। अभी कई इन्वेस्टर्स, हम लोगों ने कई बार देखते हैं कि पहले क्या हुआ करता था। जब मैं 2008-2009 की बात करूं तो जब भी मार्केट नीचे जाता था एक हफ्ते के अंदर एसआईपीज ड्राई आउट होना शुरू हो जाती थी एंड पीपल वर वेरी कंसर्न अबाउट द मार्केट। पर क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ने अभी कई रैलीज देख ली है, अगर आप सिर्फ कोविड के बाद से ही बात करें, 2020 के बाद, 2020 के बाद से तो ही कई रैलीज आ चुकी है। तो एंड ओवरऑल लोगों ने देखा है कि मार्केट ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म में। तो हमने अभी तक एसआईपी में इन्फ्लोज में कोई इम्पैक्ट होता हुआ नहीं देखा है। ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अगर यही कंटिन्यूस सेलिंग सेलिंग कंटिन्यू रही फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सा इन निवेशकों में थोड़ा डर बैठ सकता है। पर अभी हमको इसका होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है और मुझे लगता है कि कई इन्वेस्टर्स स्मार्ट भी हो चुके हैं और लोग अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। और इसलिए शॉर्ट टर्म में ये जो ऊपर उतार चढ़ाव है इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है अभी मार्केट में, एटलीस्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट में। चलिए, तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है, सेंटिमेंट्स में किसी भी तरह की चिंता फिलहाल आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि हम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं और वरुण, आप बाज़ार से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं और ऐसे में आप भी जानते हैं कि इस तरह के सेंटिमेंट्स में एक ट्रेंड जो कि निवेशक फॉलो करते हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के सेंटिमेंट्स में ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आपको लगता है कि निवेशक बिल्कुल उसको भुना रहे हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए अभी देखिए मैं अलग अभी क्या हो चुका है कि कई डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आ चुके हैं मार्केट में। मैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स की बात करूंगा तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी आप लास्ट 2 या 3 साल की बात करें कि सभी टाइप के फंड, सभी टाइप के स्टॉक, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने काफी रिटर्न्स जनरेट किए थे, राइट। और इट वाज अक्रॉस द कर्व, लाइक सभी स्टॉक्स ने काफी रिटर्न्स जनरेट किए। तो किसी ने जिस तरह भी पैसा लगाया सबको डिसेंट रिटर्न्स आए। पर अभी क्या एक्सपेक्टेशन, दो चीजें जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि लास्ट फ्यू ईयर्स से जो अनएक्सेप्शनल रिटर्न्स आ रहे थे, 20%, 25% पर ईयर, वो उसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रखना चाहिए। इक्विटी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 12 से 15% का पर ईयर का आप रिटर्न टारगेट रख सकते हैं और वो कई इन्वेस्टर्स को भी समझ में आ रहा है। ऑफकोर्स इन द लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम में दिस नंबर वेरीज बिटवीन 6% टू 8%। तो वो इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है और ये स्मार्ट इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि अभी कहीं भी पैसा लगाने से ग्रोथ नहीं आएगा। तो अभी जो चॉइस ऑफ फंड्स है, जो चॉइस है कि कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है, उसमें काफी सोच विचार होने लगा है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का। और अभी ग्रोथ, जैसे हम हमें क्या लगता है कि अभी पूरे मार्केट में ओवरऑल ग्रोथ नहीं आएगा। अभी इस टाइम पे स्टॉक पिकिंग, आप कहाँ पे पैसा अलोकेट कर रहे हैं, किस सेक्टर में पैसा अलोकेट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी देखने लग गए हैं कि किस फंड क्या स्ट्रेटजी के साथ अभी पैसा डिप्लॉय कर रहा है और उस तरह से वो पैसा उस तरह से निवेश करना चाह रहे हैं। तो जैसा इस तरह का जो थोड़ा जो चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि सभी जगह का इन्फ्लो है। अभी जो प्रूवन फंड हाउसेज हैं जिनका स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, उस फंड हाउसेज में और उन स्कीम्स में पैसा ज्यादा आता हुआ मुझे नजर आ रहा है अभी और आगे आने वाले समय में भी।
चलिए अब थोड़ा सा निवेशकों का जो रुझान पैसिव्स की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब बाज़ार में इस तरह की एक चाल होती है तो इस तरह की थीम्स का चलना बहुत आम पाया जाता है। लेकिन इसके अलग अगर मैं थोड़ा सा अब मिड कैप स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशंस के लिहाज से समझना चाहूँ, क्या टाइम आ चुका है कि अब जो उतार चढ़ाव हमने बाज़ार में देखा है उसकी बदौलत थोड़ा सा आप हैवी हो जाएं अपने लार्ज कैप्स में, क्योंकि बाजार की चाल तो एक समान होती है नहीं और वैल्यूएशन के कंसर्न्स उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से अगर हम दूसरी तिमाही के नतीजों को भी देखें तो वरुण, ऐसे में निवेशकों को बहुत मुनाफा क्योंकि हो चुका होगा मिड कैप स्मॉल कैप्स में, तो अब वो मुनाफा घाटे में तब्दील ना हो, या क्या सलाह देंगे? देखिए हम लोग आपने जो बोला वो एकदम सही बात है, और हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है कि लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐसे वोलेटाइल टाइम्स में लार्ज कैप की तरफ या हाइब्रिड फंड्स की तरफ या डेट फंड्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट करते हैं। पर हम लोग अभी भी एज एन इन्वेस्टर, एज अ फंड हाउस, हम लोग अभी भी इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी में बहुत बिलीव करते हैं। हम लोग ने देखा है कि जितना भी ग्रोथ है, जो एकदम एक्सेप्शनल ग्रोथ है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज उसकी काफी ज्यादा होती है कैप्चर करने की। हमारा फंड हाउस भी थोड़ा ओरिएंटेड है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ। और अभी हम लोग जो तो मैं अभी इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आपका रिस्क, ये बहुत वेरी करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल इज ऑन द लोअर एंड ऑफ द कर्व, जैसे अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने का विश्वास नहीं रखते हैं, आप अपना 10% 15% से ज्यादा अगर से ड्रॉडाउन से ज्यादा अगर आपको लगता है कि उसमें आपको इशू होने लग जाएगा, तब आप लार्ज कैप में या थोड़ा हाइब्रिड में या थोड़ा फिक्स इनकम की तरफ मूव कर सकते हैं। पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, अगर आपका ड्यूरेशन थोड़ा लंबे समय का है, अगर आप अभी भी सोचते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, तो आप अपनी एसआईपी कंटिन्यूस रख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। इनफैक्ट जो मल्टी कैप फंड हम लोग लेकर आ रहे हैं अभी नेक्स्ट, हमारा फोकस भी है कि वाइल उसमें सेबी अलाउ करता है कि आप लार्ज कैप मिड कैप में सिर्फ 75% रखें और अगले 25% आप किसी भी मार्केट कैप के अराउंड अलोकेट करें, पर हम उसमें 33 लार्ज कैप, 33 मिड और 33 स्मॉल रख रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अगेन, हैविंग सेड दैट, इन अ नटशेल, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कम है, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप लार्ज कैप की तरफ और हाइब्रिड और फिक्स इनकम की तरफ मूव कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप रिस्क ले सकते हैं, so you can continue to remain invested and continue your SIPs in mid and small. चलिए, मल्टी कैप का आपने जिक्र किया है। अब ऐसे में देखिए वरुण, बहुत ही बेसिक और फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो वो लंबी अवधि के लिए बनाना होता है। स्ट्रैटेजिक अप्रोच ये होती जी है कि आप किसी लक्ष्य से उसको बांध लें। लेकिन जब भी अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्प करना जा रहे हो, रीबैलेंस करना जा रहे हो, तो कितना ज़रूरी होता है अपने मुनाफे को बांध भी लेना और उसे कहीं और एलोकेट करना। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की होती है और ऐसे में जी बाजार का उतार चढ़ाव हो, बाजार की एक चाल का असर तमाम एसेट क्लास पे अलग अलग तरीके से पड़ता है वरुण। और ऐसे में जहां जी आपको मुनाफा हो रहा हो तो उस मुनाफे को कब बांध लेना चाहिए, कैसे बांध लेना चाहिए? ऑब्वियसली कस्टमाइज्ड सवाल है ये, बिकॉज हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हर किसी के निवेश के लक्ष्य अलग होते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी हो जाता है अपने मुनाफे को देखना और उससे प्रॉफिट बुक कर लेना? देखिए, ये जैसा आपने बोला कि ये बहुत इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ये हाँ। क्वेश्चन वेरी करता है। हाँ। मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ इसके बारे जी। में। देखिए, मैं जब तक मेरा इन्वेस्टमेंट सारे मेरे लाइफ गोल से लिंक्ड हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगले 11 ईयर्स में मेरे को अपनी किड्स, मैंने जस्ट अभी अपना गोल कंप्लीट किया, अपना घर खरीदा, तो 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स मुझे अपनी किड्स की एजुकेशन के लिए एक लमसम अमाउंट चाहिए रहेगा। उसके बाद सेकंड किड की एजुकेशन के लिए चाहिए रहेगा। तो मैं उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट बुकिंग और वो सब देखता हूँ। क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस तो आप अपनी सैलरी से निकाल रहे हैं, अगर आप वो निकाल रहे हैं तो फिर मुझे लगता नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। आप मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, स्पेशली मैं तो अभी इन्वेस्टेड हूँ। और ऐसा कहा भी जाता है, राइट, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग, दैट इज द टाइम यू शुड बाय। राइट, तो वो समय मार्केट में अभी चल रहा है, अभी बहुत थोड़ा फियर है और काफी सेलिंग चल रही है। इस टाइम पे आप इन्वेस्ट निवेश कर सकते हैं। और इसको आप इससे लिंक मत करिए कि प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि मार्केट और नीचे जा सकता है। आप अपने लाइफ गोल से लिंक करिए। अगर आपका कोई लाइफ गोल है जो अगले 1 साल या 1.5 साल के अंदर आना चाहता है, तो आप अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पर अगर आपका गोल अगले 3 या 5 साल थोड़ा आगे है, तो आप कंटिन्यू रिमेन बेझिझक
इन्वेस्टेड रहिए और उस समय आप सोचिए कि उस समय आप विड्रॉ करना चाहेंगे कि नहीं। अभी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करने का कोई एडवांटेज नहीं होता है मार्केट में, ऐसा मैंने देखा है कई बार। चलिए, तो यहाँ पे जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए, रीएलोकेशन और रिवैम्पिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा, इमीडिएट ट्रिगर बाजार के लिए अब आपको क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा बाजार पे हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अब क्योंकि देखिए एक ऐसा समय है जहाँ पर अब जहाँ तक ग्लोबल ट्रिगर्स की बात है और एफआईआईज के निवेश की बात है, ऑलमोस्ट 15-17 दिसंबर से हम थोड़ा सा खामोश होता हुआ देखेंगे इंटरनेशनल ट्रिगर्स के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पे जी लंबी छुट्टियों का एक दौर हो जाएगा और एक्शन मोटा मोटा हम जान में जी देखेंगे। उसके बाद बजट हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। तो अब घरेलू बाजार जी किस तर्ज पर आपको लगता है कि आगे जाता हुआ हम देखेंगे? तिमाही नतीजे मेरे ख्याल से बाजार अब पचा चुका है और क्योंकि इन्वेस्टर्स के जी लिए इन ट्रिगर्स के बेस पे रणनीति बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ होनी चाहिए। उस लिहाज से मैं ये सवाल आपसे जी पूछ रही हूँ। जी। तो मैं आपने देखिए सारा पॉइंट्स आपने क्लियरली कवर कर दिए। जैसे यूएस में जो इलेक्शन था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसके बाद काफी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, इसलिए भी एफआईआईज ने काफी पैसा निकाला। जो आपने बताया कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यूएस के, वो 17 दिसंबर के बाद ज्यादा एक्शन नहीं होता है और उसके पहले कई रीजंस के कारण पैसा निकलता है मार्केट में। वन ऑफ द मेन रीजन इसकी बोनसेस पे ऑफ करना पड़ते हैं जो फंड मैनेजर्स होते हैं, और इस बार काफी बोनसेस मिले बिकॉज जिसने भी इंडिया में इन्वेस्ट किया उन्होंने काफी रिटर्न्स बनाए, तो ऑल दैट मनी इज ऑल्सो गोइंग आउट। तो अभी जो ये जो एफआईआई सेलिंग है, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अबाउट $20 बिलियन तक का जो हमारा फंड मैनेजमेंट, हमारा फंड हाउस का जो एक्सपेक्टेशन था कि $20 बिलियन का करीब सेलिंग होगा। अभी करीब मेरे हिसाब से 1,30,000 करोड़, विच इज अबाउट $15 बिलियन के आसपास का सेलिंग हो चुका है। तो थोड़ा और सेलिंग बाकी है, तो थोड़ा और प्रेशर आ सकता है मार्केट में। बट ये प्रेशर कभी ना कभी रुक जाएगा और इंडिया का जो नॉर्मल हम ग्रोथ पाथ देख रहे थे वो वापस चालू हो सकता है इन इन नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। और इसमें अभी मतलब ये अंदाजा देना बहुत डिफिकल्ट होगा कि क्या एक बड़ा ट्रिगर आ सकता है। पर जो हमारा नॉर्मल ग्रोथ पाथ है जिसमें हमारा कंपनी का मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो वो उसके कारण जो कंटिन्यूस ग्रोथ पाते हैं वो कंटिन्यू रहेगा इंडिया का। पर जो मेरा बिगेस्ट पॉइंट में जो कहना चाहूंगा वो यही कि आप अपना जो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। जो हमने हिस्टोरिकली देखा वो जरूरी नहीं है कि वही उसी टाइप के रिटर्न्स आए। ऐसा हो सकता है अगर एफआईआईज वापस आ गए मार्केट में, राइट आफ्टर कपल ऑफ क्वार्टर्स एफआईआईज वापस आ गए, और एफआईआईज जैसे ही आएंगे क्योंकि डीआईएफ फ्लो ऑलरेडी काफी हाई है और एफआईआईज भी आ गए, तो आपको डबल डिजिट काफी हाई ग्रोथ दे सकता है। पर उसके साथ हमको नहीं जाना चाहिए मार्केट में। अभी हमको एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करके 10 to 12% और मे बी अप टू 15% एनुलाइज्ड ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years के हिसाब से निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, नज़रिया इंपॉर्टेंट है और उसी लिहाज से बाजार के ट्रिगर्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रो म्यूचुअल फंड के लिहाज से कुछ अपने अनुभव और फिलहाल की स्टडी अगर आपने कोई की हो तो बताइएगा कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा निवेश आप आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटे और मझोले शहर हैं, वहाँ से भी निवेश के आंकड़े बहुत बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भी जागरूकता इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बढ़ रही है और शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड्स के जरिए आना मेरे ख्याल से काफ़ी तूल पकड़ रहा है छोटे मझोले शहरों में। आपके फंड हाउस के तमाम एक्सपीरियंसेस बताइएगा। जी, तो ये आपने जो बोला वो एग्जैक्टली यही हमको बिहेवियर दिख रहा है इंडियन कस्टमर्स में भी कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, जैसे पहले क्या होता था अगर आप कोविड के पहले देखें तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का पार्टिसिपेशन या टीयर 4 एंड रूरल एरियाज का पार्टिसिपेशन मार्केट में बहुत लिमिटेड हुआ करता था। ये पार्टिसिपेशन अभी काफी बढ़ रहा है और धीमे धीमे अगर मैं मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो पिछले 1 साल में हमने 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स ऐड किए हैं, राइट। अभी आप 2020 तक देखें तो इंडिया में करीब 2 करोड़ इन्वेस्टर्स थे, अभी वो इन्वेस्टर्स बढ़ के 5 करोड़ हो चुके हैं। तो जितना इंडस्ट्री ने पिछले 25 साल में ऐड किया था उसका आधा इंडस्ट्री हर 1 साल में ना अब ऐड कर रही है। और ये ज्यादातर इन्वेस्टर्स आपको टीयर 2 टीयर 3 एंड बाकी सिटीज से आ रहे हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड की पहले जानकारी नहीं थी। लोग रियल स्टेट या एफडीज में इन्वेस्ट किया करते थे, अब क्योंकि ये जानकारी आती जा रही है तो कई लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर जो हमने देखा है कि ये जो इन्वेस्टर्स पहले जो जिस तरह से इन्वेस्टर्स पहले आया करते थे और किसी कहीं पे भी इन्वेस्ट करते थे, कहीं पे भी एसआईपी चलाते थे, इन्वेस्टर्स काफी स्मार्ट हो चुके हैं, काफी जागरूक हो चुके हैं, नॉलेज काफी बढ़ चुका है। हम जब डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड्स सेल करते हैं, एडवाइस करते हैं,
उन लोगों ने भी बताया है कि इन्वेस्टर्स में भी जागरूकता काफी बढ़ चुकी है, वो स्मार्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी इन्वेस्टर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तो हम कहीं भी पैसा लगाने से नहीं बढ़ेगा, तो व्हाट इज द राइट स्कीम, क्या राइट अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, कहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हमारा हमने जो फंड भी सोचा है वो इसी तरीके से सोचा है कि वन इंडिया मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हम सब जगह से आइडेंटिफाई करेंगे अक्रॉस मार्केट कैप्स। तो वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है, और इसी तरह से इंडियंस की और डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन निवेशकों की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी सोच इस तरह से चेंज हो रही है, छोटी सिटीज में भी। बड़ी सिटीज में मैं कहूंगा कि ये काफी हद तक सैचुरेशन है, इन द सेंस कि जो लोग मार्केट में निवेश करते हैं वो लोग निवेश करते जा रहे हैं, बट उसमें ग्रोथ जो है वो इज नॉट एज फास्ट एज जो टीयर 2 टीयर 3 एंड बियॉन्ड सिटीज में आ रही है, क्योंकि वहां पे अभी तक पेनिट्रेशन नहीं था। अब पेनिट्रेशन उन सिटीज में ज्यादा बढ़ रहा है, और मेट्रो सिटीज में विल बी लाइक अ स्मॉल सिंगल डिजिट ग्रोथ और अर्ली डबल डिजिट ग्रोथ। टीयर 2 एंड बियॉन्ड में इट्स हायर डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ विच यू आर सीइंग ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। ऑलराइट। इसके अलावा अब आपका फंड हाउस का जोर, आपने मल्टी कैप का जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा हम कहाँ और निवेशकों का रुझान आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अभी बहुत चेंज नहीं हुआ है रुझान, जैसे जिस तरह से आ रहा था उसी तरह से ही। अगर हम एसआईपी बुक की ही बात करें तो 21,000 करोड़ प्लस पे हमारी इंडस्ट्री है। स्मॉल कैप में काफी हाई लोकेशन था इसका, जो कि अभी कंटिन्यूस है, उसमें हमको नहीं चेंज आता हुआ दिख रहा है। अभी इन सब चीजों की बात चल रही है ओवरऑल की लार्ज कैप की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, हाइब्रिड की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, पर उसमें कोई चेंज आता हुआ अभी नहीं दिखा है हमको एग्जैक्टली, एटलीस्ट टिल नाउ। अगर ये रुझान रहा अगले 2 महीने तो शायद थोड़ा चेंज दिख सकता है, बट मेरे हिसाब से उस समय भी मल्टी कैप टाइप ऑफ फंड्स विल बी बेटर, क्योंकि नॉट जस्ट लार्ज के, वो सब जगह से आपकी अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर रहे हैं। तो कोई अभी नया चेंज हमने देखा नहीं है। एक जो मैं देखूंगा जो चेंज, आपने भी थोड़ा उसके बारे में हिंट दिया कि जो सेक्टोरल फंड्स हैं, राइट, सेक्टोरल फंड्स को हिस्टोरिकली काफी रिस्की माना गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं माना गया है, वो बात भी सही है। पर अभी क्योंकि कई तरह के सेक्टर्स कैप्चर होने लग गए हैं फंड्स में, हमने देखा है कि कुछ सेक्टर्स में निवेशक स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल बेट्स लेने लग गए हैं। जैसे अभी हमने एक ईवी फंड लॉन्च किया था, और उस ईवी फंड में ड्रॉडाउन आया है, क्योंकि वो थोड़ा सेक्टोरल फंड है, पर हमने उसमें इनफ्लो काफी बढ़ते हुए देखा। और वो छोटे निवेशक ही, क्योंकि ईवी की लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट ना, ईवी लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि इंडिया मार्केट में ग्रोथ आएगा। जो थोड़े फंड, जो थोड़े सेक्टर्स हैं जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ है, वो है मे बी डिफेंस, आपका कंजम्पशन टू एन एक्सटेंट। पर इन सब में भी मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म का अप्स एंड डाउन्स हैं, और कुछ समय बाद इसमें भी वापस रिकवरी आ सकती है। ऑलराइट। अब ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में, क्योंकि बाज़ार को तो खैर कोई टाइम नहीं कर सकता है वरुण, और अपनी एंट्री या अपनी एग्ज़िट जो जी। है वो किसी भी तरह से आप प्लान नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक तरीका होता है कि आप अपने लिए एक सही रणनीति और स्ट्रैटेजी बनाएं। बट यहाँ पर भी वरुण, एक सवाल जो मुझे पूछना है आपसे वो ये है कि ईटीएफ्स को लेके चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किस बिना पर निवेशक को ईटीएफ्स में पैसे लगाने चाहिए? पैसिव इन्वेस्टमेंट जोर पकड़ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में दो राय नहीं है। बट इसमें भी ईटीएफ्स में किसी को अगर निवेश करना हो तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, ईटीएफ्स आपके कोर एलोकेशन का पार्ट नहीं है। देखिए, हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं, आपका 80% पैसा एक्टिव डाइवर्सिफाइड फंड्स में होना चाहिए। जैसे या तो मल्टी कैप में या फिर मिड कैप स्मॉल कैप में, जिस तरह से भी आपका एसेट एलोकेशन है, आपका रिस्क प्रोफाइल है, आपका ड्यूरेशन ऑफ गोल्स है, उसके हिसाब से आप उसको वेरी उसके हिसाब से आप उसको मेजर कर सकते हैं अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके। आप खुद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमेशा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो 80% पैसा आपका एक्टिव फंड में होना चाहिए। ये जो हम इसको सैटेलाइट पोर्टफोलियो बोलते हैं ईटीएफ को, जिसमें पैसिव में अभी भी जैसे आप अगर देखें तो काफी फंड्स ने निफ्टी 50 को, लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 को बीट किया है। हमारा एक फंड है टोटल मार्केट इंडेक्स, उसने तो कई लार्ज कैप फंड्स को और ईटीएफ, सॉरी इंडेक्स फंड्स को भी, निफ्टी 50 को भी बीट किया है। तो आप पर पैसिव में आप अलोकेट कर सकते हैं, पर मैं बोलूंगा कि अराउंड 20 से 25% तक अलोकेट करें। एंड आपका कोर पोर्टफोलियो आप एक्टिव में ही रखें, उसमें एक एडवाइजर की सलाह लें। रिमेनिंग आप डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क प्रोफाइल और आपको कहाँ पे अलोकेट करना है, जैसे कुछ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स भी होते हैं, निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप है, टीएम टोटल मार्केट इंडेक्स है।
और कुछ सेक्टर टेक्टिकल अलोकेशन और सेक्टोरल अलोकेशन भी है, जैसे ईवी है, डिफेंस है, कंज्यूमर है। इसमें भी आप अलोकेशन देख सकते हैं, पर अगेन दिस इज ऑल योर सैटेलाइट पोर्टफोलियो विच शुड नॉट बी मोर देन 20-25% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। ऑलराइट, चलिए बहुत ज़रूरी है। और इवन एज अ मिक्स अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में इसको अपना सकते हैं। और हर किसी के अपने कंफर्ट लेवल और बाज़ार को समझने के लेवल पर उनकी रणनीति जो है वो उनको आधार उसका बनाना चाहिए। लेकिन साथ ही कुछ सवाल हम इस शो में पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स पर भी पूछते हैं। तो आपका निजी निवेश अगर मुझे जानना हो वरुण, तो आपने कहाँ कहाँ किया हुआ है? आपका निजी पोर्टफोलियो आपने अगर अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करके रखा है तो वो क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, मेरा अभी बहुत हैवी इंडेक्स है रियल एस्टेट पे, क्योंकि मैंने अभी अभी घर लिया है। अगर मैं रियल अच्छा। एस्टेट को हटा दूं हाँ हाँ। तो मेरा करीब 80-85% मेरा इक्विटी फंड्स में होगा। और उस 80-85% में से 90-95% ग्रो के ही फंड्स में होगा। हम लोग जिस स्कीम को चलाते हैं उसी में ही निवेश करते हैं। तो स्किन इन द गेम, जैसे हमको सेबी ने भी मैंडेट किया है और हम खुद भी इसकी कोशिश करते हैं। और ग्रो के फंड्स में भी मेरा अभी निवेश थोड़ा वैल्यू फंड में है। हमने मल्टी कैप जो आएगा एनएफओ, उसके लिए भी मैंने काफी अलॉटमेंट का प्लान करके रखा हुआ है। और थोड़ा मेरा ईएलएसएस में है। तो लार्ज कैप में भी थोड़ा प्रोपोर्शन है, बट वो थोड़ा सा कम है अभी। तो इस तरह से मैंने अपना निवेश किया हुआ है। तो लार्जली इन नटशेल, लार्जली इक्विटी एंड लार्जली हमारे ग्रो म्यूचुअल फंड के स्कीम में मैंने निवेश किया हुआ है। थोड़ा पैसिव में भी है, अराउंड 20-25% आई वुड से कि इस पैसिव में है। पैसिव में लार्जली मैंने टोटल मार्केट इंडेक्स और ईवी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, वरुण एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अ, दर्शकों को हमेशा ये सवाल होता है कि हमारी घर की ईएमआई भी चल रही हो और हमें निवेश भी करना है, उसमें तालमेल कैसे बिठाया जाए। इन्वेस्टमेंट्स को बंद करने की तो सलाह नहीं दी जाती, लेकिन अब बहुत ही कैश क्रंच हो तो पहले यही कहा जाता है कि आपका लोन से आप छुटकारा पा लीजिए। आप बताइए कैसे इसका तालमेल बिठा रहे हैं अपने फाइनेंसेस में? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात में बिलीव करता हूँ कि जब तक अगर आपका लोन है तो लोन को चुकाना आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉर्चुनेटली मेरा घर खरीदने का फिलॉसफी थोड़ा सा अलग है इस समय में। घर मतलब कई लोग इस तरह से बोलते हैं कि आप 20% डाउन पेमेंट करिए और 80% आप ईएमआई पे लीजिए। मेरा फिलॉसफी था कि 80% डाउन पेमेंट करिए और 20% ईएमआई पे लीजिए। तो मैंने उस तरह से घर को खरीदा है, तो मुझे ईएमआई का कोई प्रेशर नहीं है फॉर्चुनेटली। इस तरह ये मेरा इन्वेस्टमेंट भी बंद नहीं हुआ है, मेरे एसआईपीस कंटिन्यूड है। पर जो इन्वेस्टर्स जो अगर जिन्होंने हाउस भी लिया है, आपका ईएमआई का बड़ा प्रोपोर्शन भी जा रहा है और आप मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्सनली मैं उनको बोलूंगा कि आप लोन चुकाने पे पहले थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपसे 10,000 रुपये का एसआईपी कर रहे हैं और आपका ईएमआई जा रहा है 20,000 का, तो आप 10,000 के एसआईपी को करीब कम करके 5,000 कर सकते हो और ईएमआई को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ईएमआई को पे आउट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं प्रीपे करके। तो मेरा थोड़ा पर्सनल फोकस वहां पे रहता है, क्योंकि लोन मुझे एक बहुत बड़ा हैसल लगता है लाइफ में। हम इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड वाले लोग हैं, क्रेडिट लेना, लेंडिंग लेना थोड़ा सा इज नॉट वेरी प्रेफरेबल। तो वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि बेटर देन मी आप किसी एडवाइजर से सिलेक्ट करें अपने लाइफ गोल्स के हिसाब से। आप अपने ईएमआई और एसआईपीस को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट पर्सनली आई वुड डू इट दी अदर वे राउंड। राइट, वरुण बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने तमाम सवालों के जवाब दिए और तमाम निवेश के पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता, ऑलवेज अ प्लेजर। चलिए, इसी के साथ मुझे भी हमारी इस बेहद खास पेशकश में इजाज़त दें। लेकिन अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहें तो निवेश को लेकर किसी भी तरह की सलाह चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।